Hello class 7, welcome to my channel Interesting Science. So students, in this video we are going to deal with chapter number 4 heat of class 7 NCERT. और इस वीडियो में हम चैप्टर के साथ साथ कुछ important question answers भी करने वाले हैं. So let's start our chapter. तो ये रहा हमारा chapter number 4 heat and the topics which we are going to cover in this chapter are introduction, heat, hot and cold, temperature and its measurement, thermometer and its type, and the most important topic of this chapter, transfer of heat, में हम देखने वाले हैं conduction, convection and radiation, जो इस chapter का सबसे important topic है, sea breeze and land breeze, and our last topic is kinds of clothes we wear in summer and winter. तो सबसे पहले देख लेते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन. Woolen clothes are obtained from animal fibers. Woolen clothes are generally dark in color and are worn in the winter season as they protect us from the cold environment. प्रीवियस चैप्टर नंबर 3 में आप लोग ने पढ़ा होगा फाइबर टू फैब्रिक. फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा. तो कपड़ा कैसे बनता है, फैब्रिक कैसे बनता है, फाइबर से. फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से या फिर एनिमल से. तो यहाँ बात की है वुलन क्लोथ्स की. सो वुलन क्लोथ्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल फाइबर्स. और वुलन क्लोथ्स कलर में जनरली डार्क होते हैं. और वुलन क्लोथ मतलब जो ऊनी के कपड़े होते हैं, जो स्वेटर होता है, वो हम विंटर सीजन में पहनते हैं, जो हमें वार्म रखती है और ठंडियों से बचा कर रखती है. तो अब बात करते हैं कॉटन क्लोथ्स. कॉटन क्लोथ्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट फाइबर्स. The cotton clothes are generally light in color and are worn in summer season so that we can feel cool. Cotton clothes हमें plant fiber से मिलता है और cotton के कपड़े जो generally कलर में लाइट होते हैं और cotton के कपड़े हम समर सीजन में पहनते हैं जो हमें हमेशा कूल फील करवाता है. Now what is heat? Heat is a form of energy which flow from hotter body to colder body. Heat क्या है? तो हीट एक एनर्जी का ही फॉर्म है जो हमेशा फ्लो होता है हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी. ये आप लोग को याद रखना है कि हीट फ्लो कैसे होता है, हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी. या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं हीट एज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ वार्म ऑब्जेक्ट टू द कूलर ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी चीज़ अगर गर्म है तो वो कुछ देर के बाद ठंडा हो जा रहा है. तो वो चीज़ ठंडा कैसे हो रहा है, तो जो उस ऑब्जेक्ट का जो हीट होता है, जो गर्म होता है, वो सराउंडिंग में फैलने लगता है. जो ठंडी चीज़ें होती है उसकी तरफ वो चला जाता है, इसलिए वो चीज़ ठंडी हो जाती है. इसलिए कहा गया है कि हीट एक ऐसा एनर्जी है जो हमेशा फ्लो होता है हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी. या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी. हॉट एंड कोल्ड. हॉट का मतलब होता है गर्म और कोल्ड का मतलब होता है ठंडा. ये तो हम सबको पता है, राइट? We can understand if an object is hot or cold by the sense of touch. However, it can tweak us sometimes. Therefore, we use a thermometer. ओके, हमारा जो सेंस ऑफ टच है उससे हम आराम से बता सकते हैं कि ये चीज़ गर्म है और ये चीज़ ठंडा है. लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारा सेंस ऑफ टच होता है वो रिलायबल नहीं होता, वो हमेशा करेक्ट नहीं होता. इसलिए हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर का. Now, what is the temperature of an object? It is the degree of hotness and coldness of an object. अब किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर हम किसे कहेंगे, तो कोई भी चीज़ कितना गर्म है या कितना ठंडा है उसे हम बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर. सो टेम्परेचर क्या है? इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो ये है आपके सामने कुछ इमेजेस जो आप देखकर इजीली बता सकते हो कि क्या ठंडा है इसमें से और क्या गर्म है. तो सबसे पहले देख लेते हैं. ये जो फर्स्ट है वो है कोल्ड, ये है हॉट, ये है कोल्ड, ये है हॉट, ये है हॉट और ये है कोल्ड. तो हम चीज़ों को देखकर बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें ठंडी है और कौन सी चीज़ें गर्म है.
लेकिन क्या हम ये बता सकते हैं कि एग्जैक्टली वो चीज़ कितना गर्म है और कितना ठंडा है? नहीं। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर का। आप सब यहाँ इमेज में देख पा रहे हो कि यहाँ एक तरफ बहुत ही चिल वाटर है और एक तरफ बहुत ही गर्म हॉट वाटर है। तो आप क्या एग्जैक्टली देखकर बता सकते हो कि ये जो चिल वाटर है कितना ठंडा है और ये जो गर्म पानी है ये एग्जैक्टली कितना गर्म पानी है? ये आप देखकर या फिर छूकर बता सकते हो? नहीं बता सकते। सो therefore we use thermometer to measure the temperature exactly. What is temperature? ये हम पहले भी देख चुके हैं। It is the degree of hotness or coldness of a place or a body. कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है उस डिग्री को हम कहेंगे टेम्परेचर। What is thermometer? A thermometer is a tool that measures temperature, how hot or cold something is. थर्मोमीटर क्या है? थर्मोमीटर एक टूल है, एक डिवाइस है, एक ऐसी चीज है जो मेजर करता है टेम्परेचर को। टेम्परेचर क्या है ये हम देख चुके। तो ऐसे टेम्परेचर को मेजर करता है कि कोई चीज कितना गर्म है और कितना ठंडा है। तो वो एग्जैक्टली हमें पता करना हो तो हम यूज करते हैं थर्मोमीटर का। So our next topic is types of thermometers. Clinical thermometer, laboratory thermometer, digital thermometer and maximum minimum thermometer. लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ दो इम्पॉर्टेंट थर्मोमीटर के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर. So first, let me show you these four types of thermometer so you can get idea that how it looks. The first is digital thermometer, clinical thermometer, laboratory thermometer and maximum minimum thermometer. तो अब हम देखने जा रहे हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर. What is clinical thermometer? The thermometer used by us or doctors to measure the human body temperature when we have fever is a clinical thermometer. क्लिनिकल थर्मोमीटर वही थर्मोमीटर है जो डॉक्टर या हम यूज करते हैं जब हमें बुखार होता है. और मैं ये भी आपको बता दूं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम डॉक्टर थर्मोमीटर या फिर मेडिकल थर्मोमीटर भी कह सकते हैं. So what is clinical thermometer? Clinical thermometer is a thermometer used by doctor or by us to measure the human temperature. ये आपको याद रखना है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम सिर्फ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ही मेजर कर सकते हैं. So what is the definition of the clinical thermometer? Clinical thermometer is a thermometer which is used to measure human body temperature. The normal human body temperature is 37 degree Celsius, which can fluctuate between the ranges 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. तो हमारा ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस and which can fluctuate between ranges 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. तो हमारा बॉडी टेम्परेचर जितना भी रहता है वो कभी 35 से कम नहीं होता और 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होता है. तो आपको ये याद रखना है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस और ये फ्लक्चुएट होता रहता है 35 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में. ना वो 35 से कम होगा ना 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा. Now we will talk about the structure of the clinical thermometer. Clinical thermometer होता कैसा है? So it consists of a long, slender and uniform glass tube with a bulb at one end containing mercury. तो जो हमारा थर्मोमीटर होता है वो लॉन्ग होता है, लंबा होता है, स्लेंडर यानी कि पतला होता है, यूनिफॉर्म ग्लास जो इसका ग्लास होता है यूनिफॉर्म होता है. इट मीन्स कि वो ऐसा नहीं कि एक जगह से मोटा है एक जगह से पतला है, ऐसा नहीं होता है. इसका जो ग्लास है वो एकदम सीधा यूनिफॉर्म रहता है. विथ अ बल्ब एट वन एंड कंटेनिंग मर्क्यूरी और उसके एक एंड पे मर्क्यूरी रहता है. देयर इज अ स्मॉल
शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी आउटसाइड द बल्ब, और बल्ब के बाहर साइड एक शाइनिंग थ्रेड होता है मर्क्यूरी का। There is a king near the bulb which prevents mercury level from falling on its own। और जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें प्रेजेंट होता है कीन। इस कीन को हम कंस्ट्रिक्शन भी बोल सकते हैं, जो क्या करता है, मर्क्यूरी लेवल को गिरने से रोकता है। सो हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। आप यहाँ देख पा रहे हो क्लिनिकल थर्मोमीटर का पूरा स्ट्रक्चर। तो ये है हमारा कीन, जिसे हम कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। ये है हमारा रीडिंग स्केल 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, और ये रहा हमारा 37 डिग्री सेल्सियस, जो हमारा ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। एंड आप देख सकते हो कि जो ये हमारा ग्लास ट्यूब है एकदम स्लेंडर है और यूनिफॉर्म में है, ना कहीं से मोटा ना कहीं से पतला। सो हम बात कर रहे थे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कीन। ये कीन का काम क्या होता है, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्यों प्रेजेंट होता है। तो कीन क्या करता है, मर्क्यूरी लेवल को गिरने से रोकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को बुखार है और हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, तो जब वो थर्मोमीटर हम उस इंसान के मुंह में से निकालेंगे तो जो उसका मर्क्यूरी लेवल होगा वो गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेजेंट है कीन। अगर कीन प्रेजेंट नहीं होता तो वो मर्क्यूरी लेवल गिर जाता और हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि उस ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या है। तो कीन क्या करता है, मर्क्यूरी लेवल को गिरने से रोकता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ कीन। नाउ हाउ टू यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर आपको कैसे यूज करना है। फर्स्टली वॉश द थर्मोमीटर विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। आप जब भी क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हो तो आपको याद रखना है कि आपको उसको अच्छी तरह से पहले वॉश कर लेना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। अगर आप उस थर्मोमीटर को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करते हो तो उसके ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया नहीं होंगे। Before taking the temperature, the thermometer is given a few jugs to bring down the level of mercury below 35 डिग्री सेल्सियस। आप जब भी टेम्परेचर लेते हो तो सबसे पहले आपको थर्मोमीटर को थोड़े जाग्स देने पड़ेंगे। जाग्स का मतलब होता है थोड़े झटके, थोड़ा शेक करना पड़ेगा ताकि जो मर्क्यूरी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाए। Then the thermometer is placed beneath the tongue for about a minute, और उसके बाद 1 मिनट तक आपको वो थर्मोमीटर जीभ के नीचे रखना है। Then you can take it out and observe the temperature reading on the thermometer, और 1 मिनट के बाद आप उस थर्मोमीटर को बाहर निकाल के उसका रीडिंग स्केल चेक कर सकते हो। Now, what precautions should be taken while using clinical thermometer? आप जब भी clinical thermometer use कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान देना चाहिए, क्या precautions लेने चाहिए। Wash the thermometer before and after using it। आप जब भी clinical thermometer use करते हो तो उसके पहले और उसके बाद में उसे wash कर लेना चाहिए। Make sure the temperature of the thermometer is below 35 डिग्री सेल्सियस before taking the temperature। और आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप टेम्परेचर ले रहे हो तो जो थर्मोमीटर का रीडिंग हो रहा है वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही होना चाहिए, तभी आप टेम्परेचर ले सकते हो। कीप द थर्मोमीटर स्ट्रेट इन ऑर्डर टू सी द मर्क्यूरी लेवल प्रिसाइसली। और जब भी आप रीडिंग स्केल चेक कर रहे हो तो आपको थर्मोमीटर एकदम सीधा हॉरिजेंटल रखना है ताकि आप क्लियरली एग्जैक्टली मर्क्यूरी का लेवल कितना है वो चेक कर सकते हो। यू शुड ऑलवेज बी हेल्ड विथ केयर और इट कैन ब्रेक डाउन। आपको हमेशा जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो ग्लास का होता है, कांच का होता है, तो आपको उसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है ताकि जो उसका अंदर मर्क्यूरी है वो ब्रेक डाउन ना हो जाए। Now we will see what is laboratory thermometer. The laboratory thermometer is used to find out the temperature of the other object such as water rather than the human body temperature.
अब जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है ये ऐसा थर्मोमीटर होता है जिससे हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कभी मेज़र नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर ऐसा थर्मोमीटर होता है जिससे हम सिर्फ ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो चेक कर सकते हैं, जैसे कि कितना बॉइलिंग वाटर है, ये चीज़ कितना गर्म है, ये चीज़ कितना ठंडा है। तो ऑब्जेक्ट का हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं विद द यूज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। It can measure the temperature from -10 डिग्री सेल्सियस to 110 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल जो थर्मोमीटर था उसका हमने रीडिंग स्केल देखा था जो था 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात कर रहे हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो इसका रीडिंग स्केल है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। अदर टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, तो अदर टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर में हम वही दो थर्मोमीटर के बारे में बात करने वाले हैं जो हमने देखा था, मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर और ये डिजिटल थर्मोमीटर। तो ये थर्मोमीटर के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले नहीं हैं, जस्ट फॉर द नॉलेज। सो व्हाट इज मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर? सो इट इज अ थर्मोमीटर विच इज यूज्ड टू मेजर मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे बाय द वेदर फोरकास्टर। अब मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर ऐसा थर्मोमीटर है जो मेजर करता है पूरे दिन का मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर, और ये थर्मोमीटर यूज करते हैं वेदर फोरकास्टर्स वाले। नाउ व्हाट इज डिजिटल थर्मोमीटर? इट इज समटाइम डिफिकल्ट टू हैंडल अ मर्क्यूरी फील्ड थर्मोमीटर, especially when it breaks and the mercury falls out. However, nowadays digital thermometers are available to use. This type of thermometer does not contain mercury. तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसके अंदर मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है, और वो मर्क्यूरी बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है, बहुत ही डेंजरस सब्सटेंस है जिसको डिस्पोज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो जो डिजिटल थर्मोमीटर होता है उसमें मर्क्यूरी प्रेजेंट नहीं होता है, सो इट इज वेरी इजी एंड सेफ टू यूज। सो इंस्टेड ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर मोस्ट ऑफ अस यूज डिजिटल थर्मोमीटर, जो इजीली हम हैंडल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और सेफ रहता है, क्योंकि this type of thermometer does not contain any type of mercury. Now, most important topic of the chapter, that is the transfer of heat, में सबसे पहले हम देख लेते हैं conduction. So what is conduction? The flow of heat always take place from an hot object to the cold object. हम ये heat में पढ़ चुके हैं, heat के definition में कि heat क्या है। तो heat हमेशा कैसे flow करता है? It flows from hot object to the cold object. Now conduction. Conduction क्या है? The process of flow of heat from a hot object to the cold object is called conduction. Some objects can conduct heat while others cannot. तो conduction ऐसा process है जिसमें heat flow होता है hot object to the cold object, और इसी process को हम कहते हैं कंडक्शन। और उसमें कोई ऑब्जेक्ट्स इजीली कंडक्ट हो जाते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट इजीली कंडक्ट नहीं होते हैं, वो गर्म नहीं होते हैं। सो हियर यू कैन सी द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ये है हमारा बर्नर जो है हीट प्रोड्यूस कर रहा है, हीट रिसोर्सेस है, और ये है ऑब्जेक्ट एक आयरन रॉड है जो कि कंडक्टर है। तो यहाँ से हीट पास होते होते कोल्ड की तरफ जा रहा है। सो कंडक्शन क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो हीट यहाँ से फ्लो होते होते ये कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है। तो अगर आप इस एंड को भी टच करोगे तो आपको हॉट फील होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हीट फ्लो होके यहाँ तक आया है। सो व्हाट इज द कंडक्शन? कंडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच द हीट passes from hotter body to colder body. अब जो ये हमारा जो रॉड है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये है कंडक्शन। तो उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें से हीट पास हो सकता है, और कोई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें से हीट पास नहीं हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्शन प्रोसेस। तो जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से हीट इजीली पास हो जाता है, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें से हीट इजीली पास नहीं होता है।
तो जिसमें से हीट इजीली पास हो जाता है उसे हम कहते हैं कंडक्टर्स, और जिसमें से हीट इजीली पास नहीं होता है उसे हम कहते हैं इंसुलेटर्स। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज कंडक्टर्स। द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन अलाउ द हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसमें से हीट इजीली पास हो जाए। फॉर एग्जाम्पल्स मेटल सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो जो भी मेटल होते हैं उसमें जो होता है कॉपर, एल्यूमिनियम, सो दिस आर द ऑब्जेक्ट्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट इजीली। तो जैसे मैंने आपको कहा कि कोई ऑब्जेक्ट होता है उसमें से हीट इजीली पास हो जाता है, तो कोई ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें से हीट इजीली पास नहीं होता है। तो जिस ऑब्जेक्ट्स में से हीट इजीली पास हो जाता है उसे हम कहते हैं कंडक्टर्स, और जिसमें से हीट पास नहीं होता उसे हम कहते हैं इंसुलेटर्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट आर कंडक्टर्स। द ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ हीट, दैट allow heat, आपको याद रखना है, that allow heat to flow through them are called conductors. For examples, metals such as copper and aluminium. Most of the metals होते हैं वो conductor of heat होते हैं, वो जल्दी गर्म हो जाते हैं. So metals such as copper and aluminium are the very good conductor of heat. So these are the गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। आप देख सकते हो कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, जो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाते हैं और जिसमें से हीट इजीली पास हो सकता है। नाउ व्हाट आर इंसुलेटर्स? द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। फॉर एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, रबर, ग्लास। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से हीट पास नहीं होता है, और इसके एग्जांपल्स रहेंगे वुड हो सकता है, प्लास्टिक, रबर, ग्लास। तो ये सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से हीट पास नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ हीट में जो हमारा सेकेंड प्रोसेस है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन कैसा प्रोसेस है? लेट्स सी। द ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। जब कोई लिक्विड और गैस में हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो हम उसे कहेंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे कन्वेक्शन। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड और गैसेस दैट आर नियर द सोर्सेस ऑफ हीट गेट हीटेड फर्स्ट। तो इसमें क्या होता है कन्वेक्शन प्रोसेस में, जो भी मॉलिक्यूल्स लिक्विड और गैसेस में जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और जो मॉलिक्यूल्स वो हीट सोर्स के पास रहते हैं, वो बर्नर के पास रहते हैं, जो वो फ्लेम के पास रहते हैं, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। दे बिकम लाइटर ड्यू टू द हीट एंड मूव अपवर्ड्स। तो जो वो मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाते हैं तो वो वजन में हल्के हो जाते हैं और वो ऊपर की तरफ अपवर्ड्स डायरेक्शन में मूव करते हैं। The colder particles being heavier take the place and this process continues until the whole liquid or the gas gets heated. और जो कोल्डर पार्टिकल्स होते हैं, जो कोल्डर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हैवियर होते हैं। गर्म चीज हल्की होती है और जो ठंडी चीज होती है वो हैवियर होता है। तो जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ आने लगते हैं और जो गर्म पानी होता है वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि वो कंटेनर का पूरा पानी गर्म ना हो जाए। That is why the area above the flame of a candle always feel hot, but the area on the side of the candle does not. तो अब ऑब्जर्व करोगे कि जो कैंडल होता है उसका फ्लेम होता है, अगर उसके आप ऊपर हाथ रखोगे तो आपको ज्यादा गर्म लगेगा, लेकिन अगर आप फ्लेम के साइड पे अपना हाथ रखोगे तो आपको गर्म नहीं लगेगा। सो हियर यू कैन सी इन द इमेज, आप इमेज में देख पा रहे होगे जो ये हमारा कैंडल है, ये जो इसका फ्लेम है, तो इसका जो हीट है यहाँ इस हाथ पे ज्यादा गर्म लगेगा और ये जो साइड वाला हाथ है उस पे इतना ज्यादा गर्म नहीं होगा, ये रहेगा कोल्ड और ये रहेगा हॉट, क्योंकि जो फ्लेम का जो हीट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। तो ये जो हाथ है ये ज्यादा गर्म रहेगा और जो साइड में हाथ रखा है वो ज्यादा गर्म नहीं होगा।
और यहाँ आप इमेज में देख पा रहे हो कि ये हमारा एक वेसल है, एक यूटेंसिल्स है जो बर्नर के ऊपर रखा है, जो गर्म हो रहा है। तो यहाँ जो नीचे के मॉलिक्यूल्स होंगे वो जल्दी गर्म हो जाएंगे और वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होंगे इस तरीके से, और जो ऊपर के जो पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ आएंगे। क्यों? क्योंकि ये हैवियर है, क्योंकि ये कोल्ड पार्टिकल्स है, तो ये नीचे की तरफ आएंगे, और जो हॉट मॉलिक्यूल्स है वो गर्म होके हल्के हो जाएंगे तो वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे। इस तरीके से जो यूटेंसिल्स में जो पानी है वो पूरा जब तक गर्म नहीं होगा तब तक ये सारा प्रोसेस होता रहेगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन। ट्रांसफर ऑफ हीट में जो हमारा थर्ड प्रोसेस है रेडिएशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ओके, तो कंडक्शन में हमने क्या देखा था? ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है लेकिन बीच में मीडियम था सॉलिड, और कन्वेक्शन में हमने क्या देखा था? ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है लेकिन बीच में क्या था? लिक्विड और गैस। लेकिन रेडिएशन में क्या होता है? इधर कोई भी मीडियम नहीं है, ना सॉलिड का मीडियम है, ना लिक्विड, ना गैसियस। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। यहाँ वेव्स के फॉर्म में हीट पास कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द सन्स हीट रीचेस द अर्थ सरफेस थ्रू रेडिएशंस। तो जो सन का हीट होता है वो अर्थ सरफेस पर कैसे आता है? विद द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। इसमें कौन सा प्रोसेस होता है? रेडिएशन, क्योंकि बीच में ना कोई सॉलिड है मीडियम है, ना लिक्विड, ना गैस। Every hot object radiates some heat into the environment. Hence, many times an object gets heated just by being near to hot objects. कई बार कैसा होता है कि जो हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं वो जो हीट होता है उसका रेडिएट करते हैं, मतलब एमिट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? जो सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी गर्म हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडिएशन, जिसमें ना सॉलिड का मीडियम होता है, ना लिक्विड का, ना गैसियस का। सो हियर यू कैन सी इन द इमेज, ये है सन। सो हियर यू कैन सी इन द इमेज, ये जो सन है, ये जो हीट एमिट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, ये अर्थ की तरफ आ रहा है, लेकिन बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है। क्या है ये? वैक्यूम। फिर भी जो सन का हीट है वो अर्थ की तरफ आ रहा है, तो इसमें कौन सा प्रोसेस है? रेडिएशन। तो आपको याद रखना है कि रेडिएशन भी ट्रांसफर ऑफ हीट में कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है। इट इज द इन द फॉर्म ऑफ द वेव। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट डू मीन बाय सी ब्रीज। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। सी का मतलब होता है समुद्र और ब्रीज का मतलब होता है ठंडी हवा। तो ठंडी हवा कैसे चलता है वो हम देखने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है? सी ब्रीज में जो समुद्र का हवा होता है वो जाता है लैंड की तरफ, जमीन की तरफ, तो इससे होता है सी ब्रीज। ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड इन द कोस्टल एरिया गेट्स हीटेड ड्यू टू द सन रेडिएशंस। जो कोस्टल एरिया होते हैं, जो नदी किनारे के जो एरिया होते हैं, वो सन की वजह से डे टाइम में, दिन के टाइम पर बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। The sea also gets heated, however it takes more time to get heated up than the land. तो वहाँ का जो समुद्र होता है वो भी गर्म होता है, लेकिन वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होता है। लेकिन जो जमीन है, जो लैंड है, वो बहुत जल्दी गर्म होता है। Hence the air above the lands get heated faster than air above the sea. तो क्या होता है? जो जमीन के ऊपर का हवा रहता है वो जल्दी गर्म होता है, और जो समुद्र के ऊपर का जो हवा होता है वो जल्दी गर्म नहीं होता है। The hot air from the land rises above as it is lighter, and the cool air from the sea being heavier take its place. This result in the sea breeze. तो जो जमीन के ऊपर का हवा होता है वो गर्म हो जाता है, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है ऊपर की तरफ, और जो सी के ऊपर का जो हवा रहता है वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? सी ब्रीज होता है। सी का जो ठंडा हवा होता है वो जाता है लैंड की तरफ, तो इसे ही हम कहते हैं सी ब्रीज।
हियर यू कैन सी इन द इमेज, आप इमेज में देख पा रहे होगे कि डे टाइम में सन के वार्म से जो है लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और जब ये जिसका हवा जब गर्म हो जाता है तो ये ऊपर की तरफ जाने लगती है, और जो सी है उसके जो ऊपर जो हवा होता है वो इतना गर्म नहीं होता, इसलिए वो बहता है लैंड की तरफ। तो जो सी का हवा होता है वो जाता है लैंड की तरफ, सो इसको ही हम कहते हैं सी ब्रीज। नाउ व्हाट इज लैंड ब्रीज? द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। तो इसमें पूरा रिवर्स प्रोसेस है। सी ब्रीज में हमने क्या देखा था कि समुद्र से हवा लैंड की तरफ जा रही है, लेकिन लैंड ब्रीज में क्या होता है, लैंड से हवा जा रहा है सी की तरफ। तो आपको याद रखना है, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द सी इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। ड्यूरिंग द डे टाइम the land in the coastal area gets cooled down faster than the sea. The air above the sea is hotter than the air above the land. रात के टाइम पर क्या होता है, जो ज़मीन होती है कोस्टल एरिया में वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, और जो समुद्र होता है वो इतना जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो जो सी के ऊपर का हवा रहता है वो ज़मीन की तरफ जाने लगता है। Therefore, the air above the sea rises and the air from the land being cool flows towards the sea. This result in the land breeze. तो क्या होता है, जो समुद्र के ऊपर का हवा होता है वो बहुत जल्दी। Now, what is land breeze? तो land breeze हम किसे कहेंगे? The wind blowing from the land towards the sea is called the land breeze. ये पूरा रिवर्स है। सी ब्रीज में हमने क्या देखा था कि सी से हवा बह रहा है लैंड की तरफ, और लैंड ब्रीज में क्या हो रहा है, विंड ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द सी, जमीन से हवा जा रहा है समुद्र की तरफ। ड्यूरिंग द नाइट टाइम द लैंड इन द कोस्टल एरिया गेट्स कूल डाउन फास्टर देन द सी। रात के टाइम पर क्या होता है, जो कोस्टल एरिया में जो लैंड होता है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। द एयर अबोव द सी इज हॉटर देन द एयर अबोव द लैंड। और जो समुद्र के ऊपर का जो हवा होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, कंपैरिजन कि जो हवा लैंड के ऊपर होता है उससे ज़्यादा हवा गर्म रहता है जो सी के ऊपर होता है। Therefore, the air above the sea rises. तो इसलिए जो समुद्र के ऊपर जो हवा रहता है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। एंड द एयर फ्रॉम द लैंड बीइंग कूल फ्लो टूवर्ड्स द सी। और जो लैंड के ऊपर का हवा रहता है वो गर्म नहीं रहता है, ठंडा रहता है, इसलिए वो फ्लो होता है सी की तरफ, समुद्र की तरफ। दिस रिजल्ट इन द लैंड ब्रीज। और इस तरीके से होता है लैंड ब्रीज। हियर यू कैन सी द इमेज के रात के टाइम पर जो लैंड है बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, तो इसका जो हवा है वो समुद्र की तरफ बहता है, और जो समुद्र है इतना ज़्यादा गर्म, बहुत गर्म हो जाता है, तो वो जाता है ऊपर की तरफ। लैंड बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो उसका हवा जा रहा है समुद्र की तरफ, और समुद्र का जो हवा है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो जाता है ऊपर की तरफ। सो दिस इज रिजल्ट इन द लैंड ब्रीज। So our last topic is kinds of clothes we wear in summer and winter. समर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं और विंटर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं। How do woolen clothes keep us warm? तो विंटर के सीजन में जो हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, वो हमें वार्म कैसे रखते हैं, वो हमें गर्म कैसे रखती है। द वुलन क्लोथ्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वुलन क्लोथ क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब उसमें से हीट इजीली पास नहीं हो सकता। So woolen clothes are a bad conductor of heat. Therefore, they do not allow the heat from the body to move out in the environment. तो इसकी वजह से क्या होता है, woolen cloth bad conductor of heat है, तो हमारे बॉडी का जो गर्माहट है, जो हमारे बॉडी में गर्म है, वो बाहर एनवायरमेंट तक नहीं जा पा रहा है क्योंकि हमने स्वेटर पहना है। और जो वुलन होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट the air present between the woolen clothes and our body becomes hot and this makes us feel warm. तो वो जो हवा है, जो हमारे बॉडी का गर्म हवा है,
वो वुलन क्लॉथ और हमारे बॉडी के बीच में ट्रैप हो जाता है और यही हमारे बॉडी को वार्म रखता है। Similarly, two thin blanket provide more heat than one thick blanket because air can be trapped between two thin blankets. इसमें ऐसा कहा है कि अगर आप दो पतले चादर लो तो वो आपको ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेगा कंपैरिजन कि आप एक मोटा चादर लो। अगर आप दो थिन ब्लैंकेट लोगे, दो चादर लोगे, तो उसमें क्या होगा, बीच में हवा ट्रैप हो जाएगा, तो इससे आपको ज़्यादा गर्मी मिलेगा। लेकिन आप एक मोटा चादर लोगे, थिक ब्लैंकेट लोगे, तो इससे इजीली जो है वो जो हवा है, आपके बॉडी का जो हीट है वो इजीली बाहर निकल जाएगा और वो आपको इतना हीट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। नाउ डार्क surfaces absorb more heat and therefore we feel comfortable with dark colored clothes in the winter. जो भी डार्क कलर होते हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो जो हम विंटर में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं वो ज़्यादा जनरली डार्क कलर के होते हैं और वो इसलिए होते हैं ताकि वो हीट को इजीली एब्जॉर्ब कर पाए। तो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं इसलिए हमें वार्म फील होता है। And light colored clothes reflect most of the heat that falls on them and therefore we feel more comfortable wearing them in the summer. और समर में हमेशा हम लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो लाइट कलर होता है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है, तो उसके ऊपर जितनी भी हीट गिरती है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इससे हम कंफर्टेबल और कूल फील करते हैं, इसलिए हम समर में लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है और इस चैप्टर में हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी कवर कर लिए। तो चलो देख लेते हैं कि हमने कौन से क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर में कवर किए हैं। तो हमने कवर किया है व्हाट इज हीट, व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज थर्मोमीटर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, व्हाट इज रीडिंग स्केल ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, व्हाट इज द रीडिंग स्केल ऑफ लैबोरेटरी थर्मोमीटर। Now, what is the normal human body temperature? What are conductors? Give two examples. What are insulators? Give two examples. और हमने ये भी देखा कि what is transfer of heat in conduction, convection and radiation. And why we wear woolen clothes in winter. Why we wear light color clothes in summer and dark color clothes in winter. तो ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है सब हमने इस चैप्टर में कवर कर लिए हैं। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है और इस चैप्टर में हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी कवर कर लिए हैं। तो आओ देख लेते हैं हमने कौन से क्वेश्चन आंसर्स कवर किए हैं। तो इस चैप्टर में हम देख चुके हैं what is heat, what is temperature, what is thermometer, what are types of thermometer, what is reading scale of clinical thermometer, what is reading scale of laboratory thermometer, what is normal human body temperature, what are conductors, give two examples, what are insulators, give two examples। हमने ये भी देखा what is transfer of heat in conduction, convection and radiation, why we wear woolen clothes in winter and why we wear light color clothes in summer and dark color clothes in winter। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सब इस चैप्टर में हम कवर कर चुके हैं। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।